ऐसे ही आधुनिक नगर, उसके उदाहरण भी आपके पास हैं। इसमें से बेटा आपको अति लघु या बहुविकल्प में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक नगर के कोई 2 उदाहरण लिखिए, या मध्यकालीन नगर के कोई 2 उदाहरण लिखिए, या प्राचीन नगर के कोई 2 उदाहरण, या उससे या 3 या 4 ऐसे किस प्रकार करके पूछ सकता है। और आप क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ उनको हल कर सकते हैं। आगे बेटा आपको समझना है कि 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का भी जन्म हुआ। ठीक, तो ये जो नगर जिनको 3 श्रेणियों में बांटते हैं, आगे आपको समझना है कि 1850 के बाद उद्योगों के आधार पर भी कुछ नगरों का विकास हुआ। यानी कार्य के आधार पर हमने क्या किया, कुछ नगरों का विकास किया, जिसका उदाहरण आपको जमशेदपुर के रूप में मिलता है। अब जमशेदपुर के रूप में क्यों मिलता है आप लगना है, क्योंकि अभी हम लोग आपको बता रहे थे कि आधुनिक उद्योगों के कारण कुछ नगरों का विकास हुआ। यहाँ पर कौन सा उद्योग स्थापित किया गया, लोहा इस्पात उद्योग। ठीक, लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में की थी, और इसके कारण, किसके कारण, इस उद्योग के कारण इस नगर का क्या हुआ, विकास हुआ। तो 1850 के बाद कुछ आधुनिक उद्योग के कारण भी क्या हुआ है, नगरों का विकास हुआ है। अब जब यहाँ पर अंग्रेज शासन करते थे तो उसको डिवाइडेशन आपने कर दिया। अंग्रेजों के बाद भी भारत में क्या किया गया, कुछ नगरों को विकसित किया गया। ठीक, तो आगे आपको समझना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर प्रशासनिक केंद्र जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि और औद्योगिक केंद्र जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी के रूप में विकसित हुए। ठीक, कुछ पुराने महानगरों के चारों ओर अनुषंगी शहरों के रूप में भी विकसित हुए, जैसे दिल्ली के चारों ओर नोएडा, गाजियाबाद, रोहतक, गुड़गांव, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो आज़ादी के बाद क्या हुए हैं, ये विकास की ओर बढ़े। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते, तो बेटा आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा समझा रहा हूँ, आपको बहुत सावधानी से इसको क्या करना है, याद रखना है। आपसे बेटा पूछा जा सकता है कि आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक नगरों के उदाहरण। प्रशासनिक नगर जैसे चंडीगढ़, गांधीनगर, ऐसे उदाहरण हैं जो स्वतंत्रता के बाद विकास की ओर सामने आए। आजादी के बाद औद्योगिक नगर, आजादी के बाद औद्योगिक नगर में आपको रखना है दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी। दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी। ठीक, ये ऐसे कुछ नगर हैं जो आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक नगर के रूप में क्या हुए हैं, विकसित हुए हैं। ठीक, कुछ ऐसे नगर भी हैं जो किसी महानगर के या किसी नगर के समीप का क्षेत्र नगर के रूप में क्या हो गया, विकसित हो गया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, ठीक, क्या हुआ है, नगर की श्रेणी में आजादी के बाद विकसित हो गया। जैसे गाजियाबाद है, नोएडा है, गुड़गांव है, रोहतक है, ये दिल्ली के पास का वो एरिया है जो आजादी के बाद क्या हुआ, विकास की राह पर अग्रसर हुआ। ये विकास इसने आजादी के बाद किया। तो बेटा यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आजादी के बाद के लिए 2 प्रशासनिक नगरों के उदाहरण दीजिए, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही आपसे अगला क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि आजादी के बाद औद्योगिक नगर की कोई 2 उदाहरण आप लोगों को लिखना है, तो आप
आप लोग उनके उदाहरण लिख सकते हैं। अब आता है नगरीयकरण, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना है। नगरीयकरण होता क्या है बेटा, आप जानते हैं नगरीयकरण, नगरीयकरण का मतलब होता है कि वो क्षेत्र नगर के रूप में बदल जाए। नगर क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं आपको होती है, ठीक, मानव को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती है, ठीक, जैसे चिकित्सा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, यातायात के साधन, संचार के साधन, ये पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। उस क्षेत्र को हम नगरीय क्षेत्र के रूप में पहचान कर लेते हैं। अब उसका विस्तार हो जाए, ठीक, तो वो नगरीयकरण कहलाता है। नगरीयकरण सिंपल आप समझेंगे कि जब गांव की जनसंख्या, ठीक, शहर की ओर पलायन करने लगती है, तो शहर में जनसंख्या का जो दबाव है बढ़ जाता है, और उसी स्थिति को हम नगरीयकरण के रूप से जानते हैं, ठीक। तो आपको याद रखना कि नगरीयकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। नगरीयकरण की जो माप की जाती है, संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, उसको हम नगरीयकरण की माप के रूप में क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। आपको याद रखना है कि हमारी जो पिछली जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, और उस समय या उस आंकड़ों के आधार पर भारत में जो नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है वो आपका 32 दशमलव कितना है, 32:68 है, ठीक। तो लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है आपका 31.1216%, ठीक। तो ये राउंड फिगर है, 31.16% जो लोग हैं वो नगरों में क्या करते हैं, निवास करते हैं, यानी नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 31.16 है। जबकि विकसित देशों में अगर हम देखें तो विकसित देशों की तुलना में भारत में ये प्रतिशत क्या है, बहुत कम है, और 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 21 गुना बढ़ी है। भारत में 20वीं शताब्दी में जो नगरीय जनसंख्या है उसमें 11 गुना की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक। बहुत चौंकाने वाली स्थिति आपको देखने के लिए मिली है। लेकिन अगर हम विश्व लेवल पर इसका अध्ययन करें तो विकसित देशों की तुलना में भारतीय जो जनसंख्या है, जो नगरों में निवास करती है, जिसको हम नगरीय जनसंख्या के नाम से जानते हैं, उसका परसेंट, उसका प्रतिशत बहुत कम है। भारत की जनगणना में नगरों को 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब 2011 की जो जनगणना हुई, तो जनगणना के आधार पर जो भारत में नगर है उनको हम 6 भागों में बांटकर क्या कर लेते हैं, पहचान करते हैं। अब वो बेटा आप सोच रहे होंगे कौन कौन से, बहुत सिंपल है, आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। भारत में नगरों का वर्गीकरण, हम लोग बता रहे थे कि भारत में जनगणना के आधार पर जो नगर हैं, जितने नगर हैं उनको 6 भागों में बांटकर क्या कर लेते हैं, उसका अध्ययन कर लेते हैं। पहला, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी,
नगर, श्रेणी के नगर। याद रखें, प्रथम श्रेणी के नगर, द्वितीय श्रेणी के नगर, तृतीय श्रेणी के नगर, चतुर्थ, यानी आप जानते हैं कि 6 श्रेणी है तो 6 भागों में हमने उसको क्या किया, बांट लिया। अब देखिए कि कहाँ कितनी जनसंख्या निवास करती है और उसी के आधार पर हमने क्या किया, उसका वर्गीकरण किया। ठीक, जो सबसे नीचे आप चले, नीचे की श्रेणी से चलेंगे, जो 6 श्रेणी के नगर हैं उनमें 5000 से कम जनसंख्या, 5000 से कम जनसंख्या।